स्वागत है आपका इस नई एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में ये साबित करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी रुकावटों को भी सुनहरे अवसरों में बदला जा सकता है। ये एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जिन्होंने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की और एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं मोहन सिंह ओबरॉय की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोचक सफर में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सा इंसान दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल टाइकून्स में से एक बन गया। जरा इस पर गौर कीजिए। साल 1922 की बात है। एक 23 साल का नौजवान शिमला के मशहूर सेसिल होटल के बाहर खड़ा था। वो कोई बड़ा सपना लेकर नहीं आया था। उसे सिर्फ एक आम सी क्लर्क की नौकरी चाहिए थी। लेकिन उसके साधारण और थोड़े गंदे कपड़ों को देखकर वहां के गार्ड ने उसे अंदर तक नहीं घुसने दिया। एक पल के लिए सोचिए उस तिरस्कार के बारे में। और अब आज की तरफ देखिए, वही ओबरॉय ग्रुप आज दुनिया भर में 32 से ज्यादा अल्ट्रा लग्जरी होटल्स का मालिक है। ये सफलता कोई जादू से या रातों रात नहीं मिली। ये एक ऐसी कहानी है जहां हर कदम पर हार दिख रही थी, लेकिन उस इंसान ने पीछे हटना नहीं सीखा था। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है उसी रिजेक्टेड होटल क्लर्क से, और यहीं से उनकी बिजनेस समझ की नींव पड़ी। देखिए, महान सफलता की कोई भी कहानी बिना भारी संघर्ष के पूरी नहीं होती। 1898 में अविभाजित भारत के पंजाब में एक बच्चे का जन्म हुआ। किस्मत का खेल देखिए, जब वो सिर्फ 6 महीने का था तभी एक भयानक महामारी में उनके पिता का साया उठ गया। फिर भी उनकी मां ने किसी तरह उन्हें पढ़ाया। 1914 आते आते उन्होंने लाहौर की एक जूता फैक्ट्री में एक आम वर्कर से सुपरवाइजर तक का लंबा सफर तय कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि चलिए अब जिंदगी थोड़ी पटरी पर आ गई है। लेकिन तभी 1922 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए। पूरे देश में हल्ला मच गया, फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गई और मोहन एक झटके में बेरोजगार हो गए। अब उनके कंधों पर एक पत्नी और एक नवजात बच्ची की बड़ी जिम्मेदारी थी। उसी हताशा और काम की सख्त तलाश में ये नौजवान शिमला की सदियों जैसी ठंड में काम ढूंढने निकल पड़ा। और ये बात सच में हैरान करने वाली है कि वहां शिमला में उसी सीसिल होटल में जहां उन्हें रोका गया था, किसी तरह उन्हें 50 रुपए महीने की क्लर्क की नौकरी मिल ही गई। उनका काम था होटल के कोयले की सप्लाई देखना। अब यहां से उनके दिमाग का असली खेल शुरू होता है। एक मामूली क्लर्क होते हुए भी उन्होंने एक मालिक की तरह सोचा। उन्होंने देखा कि रात भर महंगे कोयले को जलाना पूरी तरह से पैसे की बर्बादी है। तो उन्होंने क्या किया, रात में धीमी आंच के लिए सस्ते कोयले के पाउडर के गेंदे बनवाकर जलवानी शुरू की और सुबह जल्दी पानी गर्म करने के लिए नॉर्मल कोयला इस्तेमाल किया। इस एक छोटी सी ट्रिक ने होटल का इतना भारी मुनाफा करवाया कि मोहन सीधा टॉप मैनेजमेंट की नजरों में आ गए। उनकी इस मेहनत और मेहमानों के साथ बनाए गए शानदार रिश्तों को देखकर सेसील के पुराने मैनेजर मिस्टर क्लार्क्स ने अपना नया क्लार्क्स होटल खोला और उसमें मोहन को सीधा पार्टनर बना लिया। मोहन की बेहतरीन रणनीतियों से उस होटल की आमदनी 80% तक बढ़ गई। सब बढ़िया चल रहा था कि अचानक मिस्टर क्लार्क्स की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई और उन्होंने फौरन 20,000 रुपए में अपना होटल बेचने का फैसला किया। अब समस्या ये थी कि मोहन के पास तो पैसे थे ही नहीं। ये उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा, बल्कि कहूँ तो डरावना रिस्क था। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए और गांव के एक साहूकार से बहुत ही भारी ब्याज पर कर्जा ले लिया। जरा उस वक्त के दबाव की कल्पना कीजिए। सिर्फ 34 साल की उम्र में एक अनएम्प्लॉयड क्लर्क से अब वो पूरे क्लार्क्स होटल के अकेले मालिक बन चुके थे। लेकिन बात यहाँ रुकने वाली नहीं थी। अगला बड़ा रिस्क था ग्रैंड होटल का दोबारा से निर्माण करना। क्योंकि एक 50 कमरों वाले होटल से उनका गुजारा नहीं होने वाला था, क्योंकि मंजिल कुछ और ही थी। उनका अगला निशाना था कलकत्ता का एक बहुत ही विशाल लेकिन बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ होटल। कलकत्ता का 500 कमरों वाला ग्रैंड होटल, जिसका नाम कभी पूरे भारत में गूंजता था, अब पूरी तरह से खंडर बन चुका था। इसकी वजह थी टाइफॉइड का एक भयंकर प्रकोप। दूषित पानी पीने की वजह से होटल में 6 लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई थी। 1937 आते आते इस विशाल होटल को मजबूरन बंद करना पड़ा। इस होटल का नाम इतना बदनाम हो चुका था कि कोई बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी इस पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। पर जहां दूसरे लोगों को सिर्फ संकट दिखा, मोहन को वहां एक सुनहरा अवसर नजर आया। उन्होंने एक एक करके समस्याओं को पकड़ा और उनका तोड़ निकाला। पेंट उखड़ रहा था और हर जगह मोटी धूल जमी थी। उन्होंने तुरंत एक मैसिव डीप क्लीन ऑपरेशन चलाया और पुराने बेशकीमती झुमरों को वापस चमकाया। फिर सबसे जानलेवा समस्या, दूषित पानी। इसके लिए उन्होंने होटल का पुराना सिस्टम उखाड़ फेंका और एकदम नया मॉडर्न प्लम्बिंग सिस्टम लगवाया। और वो खराब शोहरत जो पब्लिक में फैल गई थी,
उसका इलाज उन्होंने बहुत ही पर्सनल तरीके से किया। हर सुबह मोहन खुद स्टाफ के बाल, नाखून और वर्दी की साफ सफाई चेक करने लगे, एकदम आर्मी स्ट्रिक्टनेस के साथ। ये पूरा ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। इस वीरान और बदनाम होटल को उन्होंने 8,000 रुपए महीने के बहुत ही महंगे लीज पर लिया था। सोचिए, दूसरों से उधार लिए पैसों पर इतना बड़ा सफाई अभियान चलाना और एक ऐसे होटल पर दाव लगाना जिसे लोग मनहूस मानते थे, किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन यही उनका सबसे बड़ा फाइनेंशियल जुआ था, जो बिल्कुल सही बैठा। देखते ही देखते ग्रैंड होटल एक बार फिर से मेहमानों की रौनक से खिल उठा। अब हम बढ़ते हैं उनके तीसरे मास्टर स्ट्रोक की तरफ, विश्व युद्ध से मुनाफा कमाना। होटल लाइन पर आया ही था कि एक ऐसी घंटा घटी जिसने दुनिया हिला दी और इस होटल को भी दिवालिया होने की कगार पर खड़ा कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध। ब्रिटिश आर्मी को अचानक से कलकत्ता में अपने हजारों सैनिकों को रखने के लिए जगह चाहिए थी और उन्होंने ग्रैंड होटल पर बिना पूछे कब्जा करने का हुक्म सुना दिया। अगर ऐसा हो जाता तो मोहन को एक पैसा नहीं मिलता और वो सारे उधार के तले दबकर बर्बाद हो जाते। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान देने वाला है। उन्होंने घबराने के बजाय ब्रिटिश जनरल के सामने एक डील रखी। अगर सेना खुद खाना और रहना मैनेज करेगी तो उन्हें पर सोल्जर 12 रुपए का खर्च आएगा, लेकिन मोहन ने वही सुविधा सिर्फ 10 रुपए में देने का प्रस्ताव रख दिया। जनरल को इससे बेहतर डील मिल ही नहीं सकती थी और उसने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन भारी मात्रा में सस्ते दाम पर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? उसके लिए एक गजब का फास्ट पिवट किया गया। इस बड़े लग्जरी होटल को उन्होंने रातों रात एक आर्मी बैरक बना डाला। सारे कीमती और नाजुक फर्नीचर सेफली गोदाम में रखवा दिए गए। बड़े बड़े राजाओं वाले बिस्तरों को हटाकर मजबूत और सस्ते कैंप कॉट्स यानी फौजी पलंग बिछा दिए और जगह बनाने के लिए चौड़े कॉरिडोर्स और आंगन को भी खचाखच भरी डॉर्मेट्रीज में बदल दिया गया। और जानते हैं इसका नतीजा क्या निकला? 4,000। जी हाँ, जो होटल डिज़ाइन के हिसाब से ज्यादा 1400 लोगों के लिए बना था, वहाँ उनकी स्पेस मैनेजमेंट की वजह से 4,000 सैनिक आराम से रह रहे थे। ये एक बिल्कुल ही अकल्पनीय आंकड़ा है। और इस हाई वॉल्यूम स्ट्रैटेजी ने सीधा आमदनी को कहाँ पहुंचा दिया? 40,000 रुपए रोजाना। उस जमाने में 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो इस चतुर रणनीति के चलते ओबरॉय ग्रुप करोड़ों रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा चुका था। सारा पुराना कर्जा उतर गया और अब उनके पास पूरे देश में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए बहुत सारी पूंजी थी। तो अब शुरू होता है अगला दौर, एक सच्चे साम्राज्य का अधिग्रहण। अब तक वो 2 बड़े होटल चला रहे थे, लेकिन उनका विजन था पूरे इंडिया में एक चेन बनाना। इस भारी कैश का इस्तेमाल करके उन्होंने चुपचाप एसोसिएट होटल्स ऑफ इंडिया के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए और धीरे धीरे पूरी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये वाकई में एक काव्यात्मक न्याय था, एक पोएटिक जस्टिस। क्योंकि पता है इस कंपनी के पास क्या था? भारत के 8 सबसे आलीशान होटल्स, जिसमें शिमला का वही सीसिल होटल भी शामिल था। जरा उस पिछले दृश्य को याद कीजिए। वही होटल जहां एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक गरीब क्लर्क को अंदर घुसने नहीं दिया था, आज वही क्लर्क उस पूरे होटल का मालिक बनकर वापस लौटा था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इस कामयाबी को कैसे और बड़ा किया। उन्हें सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबली बेस्ट बनना था। इसके लिए 1952 में एक मास्टर प्लान बनाया गया। मोहन ने 3 महीने के अंदर लंदन के डॉचेस्टर, पेरिस के जॉर्ज वी और पोर्टोरिको के हिल्टन जैसे दुनिया के 25 सबसे जबरदस्त होटलों की यात्रा की। उन्होंने इन सबको बाहर से नहीं बल्कि एकदम गहराई से स्टडी किया। किचन से लेकर कमरों की डिज़ाइन और मेन्यू तक के सैकड़ों पन्नों के नोट्स बनाए और इन्हीं नोट्स की मदद से उन्होंने भारतीय होटल्स के स्टैंडर्ड्स को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। इन्हीं नई सोच और इनोवेशंस के चलते 1955 में एक ऐसी शुरुआत हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सीधे राजा महाराजाओं से डील की और भारत के ऐतिहासिक महलों को लग्जरी होटल्स में बदलना शुरू कर दिया। कश्मीर का गुलाब भवन पैलेस इसका पहला बड़ा उदाहरण बना। ये एक विजनरी मास्टर स्ट्रोक था जिसने लग्जरी मार्केट में ओबरॉय का नाम सदियों के लिए अमर कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं आखिरी और सबसे खतरनाक दौर पर, 1975 की इमरजेंसी। देखिए, बिजनेस में चुनौतियां कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। 1971 तक ताज ग्रुप, जो सिर्फ मुंबई तक सीमित था, उसने तेजी से दूसरे शहरों में पांव पसारना शुरू कर दिया था। इस बढ़ती हुई कंपटीशन का बदला लेने के लिए 72 साल की उम्र में
मोहन खुद 6 महीने के लिए मुंबई गए और 1973 में वहां एक विशाल 34 मंजिला होटल बनाकर खड़ा कर दिया। पर अचानक 1975 में देश में इमरजेंसी लग गई। पूरा आर्थिक पहिया एकदम से रुक गया और विदेशी और घरेलू पर्यटकों का आना बिल्कुल बंद हो गया। इस संकट का पूरा बोझ सीधा उसी नए मुंबई होटल पर आकर गिरा। हालात इस हद तक खराब हो गए थे कि इस नए और बेहद महंगे प्रोजेक्ट के कर्जे का सिर्फ ब्याज ही 1,20,000 रुपए हर दिन बन रहा था। ऐसे क्रशिंग फाइनेंशियल दबाव में किसी भी आम इंसान की हिम्मत टूट जाती और शायद वो इस होटल को औने पौने दाम में बेचकर निकलने की सोचता। परंतु वही बात, उन्होंने इस विपत्ति में भी एक ऐसा रास्ता खोजा जो किसी के दिमाग में नहीं आया था। उनका ध्यान गया कि लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया है और वहां हॉलिडेज मनाने जाने वाले अमीर अरब लोग अब दूसरी सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। बस फिर क्या था, बिना समय गवाए तुरंत उन्होंने अपने 200 कर्मचारियों को अरबी भाषा का क्रैश कोर्स करवाया। रातों रात होटल का मेन्यू और रूम डायरेक्टरी अरबी लिपि में ट्रांसलेट करवाए गए और अरबी खानों को उनके किचन में शामिल कर लिया गया। ये एक ऐसी लाजवाब स्ट्रैटेजी थी कि वो मुंबई का होटल अमीर अरब शरणार्थियों का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया और देखते ही देखते सारा का सारा डेट क्लियर हो गया। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है उस पर जरा ध्यान दीजिए। कभी भी उस चीज को स्वीकार ना करें जो सर्वश्रेष्ठ से कम हो। ये सिर्फ बोलने के लिए एक लाइन नहीं है, ये वो जीवन दर्शन है, वो माइंडसेट है जिसने एक उस गरीब और बेरोजगार क्लर्क को दुनिया के सबसे सफल लोगों में ला खड़ा किया। क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना करने की उनकी यही जिद सच में उनके इस कामयाब सफर की असली चाबी थी। और जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। मोहन सिंह ओबरॉय ने जिंदगी की हर बड़ी ठोकर को कामयाबी की सीढ़ी बनाया। चाहे वो बीमारी हो, विश्व युद्ध हो या देश की इमरजेंसी, उन्होंने अपनी रणनीति बदली और हर रुकावट को एक बेहतरीन अवसर में बदल दिया। तो सोचिए, क्या हर हाल में आगे बढ़ने की ये जिद और एक्सेलेंस पाने का ये जुनून हमारी और आपकी आगे की एम्बिशंस को नई दिशा दे सकता है? इस गहरे विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलने हैं अगली बार एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ।